ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने इससे पहले भाषा व्याकरण का पढ़ा था। इसी के साथ जब हम भाषा लैंग्वेज बोलना सीखेंगे तो हम कैसे बोलना है, हमें उससे पहले हमें अपनी लैंग्वेज के पहले हमें अपने वर्ण यानी अल्फ़ाबेट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम उल्टे सीधे शब्द बोल देंगे। तो हमें जब तक वर्णों के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम लैंग्वेज नहीं बना सकते। एक प्रोसेस होता है, अल्फ़ाबेट्स यानी वर्ण से फिर शब्द बनते हैं, शब्द से फिर सेंटेंसेस बनते हैं। आप सब जानते हैं पहले वर्ण का निर्माण होता है यानी अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, फिर वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं और शब्द के बाद फिर हमारे वाक्य बनते हैं यानी सेंटेंस बनते हैं। एक प्रोसेस होता है। तो जब तक हमें वर्ण यानी अल्फ़ाबेट्स ही पता नहीं होंगे तब तक हम नहीं बोल पाएंगे कुछ भी, और वो सीरीज बाय ही चलता है। ठीक है, तो वर्ण अल्फ़ाबेट्स, इन्हें इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ABCD जो होते हैं, हिंदी में हमारे अ आ इ उ क से लेकर म तक ये सारे वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इनमें डिवाइडेशन भी होता है, स्वर और व्यंजन जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वो बिल्कुल सेम है। हिंदी और इंग्लिश में बहुत कुछ सेम है, बस ये है कि इंग्लिश में ए बोल दिया तो ए ही है, लेकिन जैसे हमने अ बोला तो उसके बाद उसमें स्वर और व्यंजन सब जुड़ने लग जाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो वर्ण क्या होते हैं? मुंह से निकलने वाली ध्वनि, ध्वनि से ही वर्ण बनेंगे। तो जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से उच्चारण के समय ध्वनि निकलती है। ठीक है, उस ध्वनि से ही वर्ण का निर्माण होता है। तो हमारे मुख के द्वारा निकलने वाली वह ध्वनि जिससे वर्ण का निर्माण होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई यूनिट वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इसके और अधिक टुकड़े हम नहीं कर सकते, इसको डिवाइड, इसको खंडों में विभाजित और हम नहीं कर सकते। जैसे अ है तो इससे ज़्यादा हम इसको नहीं तोड़ सकते, नहीं लिख सकते। अ तो अ ही रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लिखेंगे कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्ण बनेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों को क्रमबद्ध यानी एक सीरीज बाय लिखना। आपने शुरू से अ आ इ पढ़ा है, कभी ऐसे पढ़ा है क्या? उ ई उ री ऐसे पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। तो इसका एक क्रम डिवाइड है। जैसे ABCD हम पढ़ते हैं तो ABCD के ABCD EF ही आएगा, कभी EF ऐसे नहीं आएगा। तो वैसे ही क्रम के हिसाब से लिखना वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों को क्रमबद्ध व व्यवस्थित, पूरे मैनेजमेंट के हिसाब से क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप में लिखना वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, ये हो गई वर्णमाला। अब वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार दो होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्वर, सेकंड है हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक है, अब स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वर्ण 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ री। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? जिसे हम इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं। ठीक है, ये 11 होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं? जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनको बोलते समय हमारे मुंह के किसी भी भाग में कोई टच नहीं होता, आराम से बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं। और इनको बोलने के लिए हमें किसी व्यंजन वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर आपके डिफरेंस आए तो आप ये बता सकते हैं कि ये स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा क्या हुआ
कि स्वर वर्ण को बोलते समय वो हमारे मुख के किसी भाग को टच नहीं करते, बिल्कुल फ्लुएंट निकलते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण हमारे जब भी हम बोलेंगे, एक तो वो स्वर वर्ण से मिलकर बनते हैं और दूसरा वो बहुत रुकावट के साथ बनते हैं। कभी ऊपर टच करता है तालु पे, कभी मूर्धा पे, कभी दंत पे, दांत पे, तो इस तरह से उनके प्रकार भी हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो स्वर वर्ण हमारे वो हो जाते हैं जिसमें स्वर वर्ण का मिलाव स्वर वर्ण से ही होता है, स्वतंत्र होते हैं। इसको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी रुकावट के मुख विवर से बाहर निकलते हैं। तो ये हम पहली स्वर वर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर वर्ण जिन वर्णों को बोलते समय वर्ण मुख के किसी भी भाग को स्पर्श न करके स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। ये अलग से मैं इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि अगर आपके डिवाइडेशन आ जाए या अंतर आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। इनको बोलते समय मुंह के किसी भाग को टच नहीं करते, जबकि व्यंजन वर्ण हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करके निकलते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। ये स्वर वर्ण की परिभाषा हो गई। ये भी लिख लेते हैं हम। हिंदी में स्वर वर्ण 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ और री। ऊ रह गया, सॉरी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। इस तरह से हमारे ये 11 हो जाते हैं। ठीक है, ये स्वर हो गए। अब इन स्वर वर्णों को, इन सबको भी 3 प्रकार में बांटा गया है। छोटे, दीर्घ और प्लुत, इनको भी 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो स्वर वर्णों के प्रकार, वर्णों के 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है हमारा मूल स्वर, सेकंड है हमारा दीर्घ स्वर और थर्ड है हमारा प्लुत स्वर। डेली बेसिस पे हमारे ये दोनों ही स्वर काम आते हैं, ये प्लुत स्वर काम नहीं आता है ज़्यादा। ये सिर्फ संगीत और किसी को पुकारने में यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मूल स्वर। मूल यानी होता है जड़, जहां से स्टार्टिंग होती है। तो मूल स्वर होते हैं 4, अ, ई, उ, ए, अ, ई, उ, री, सॉरी, हाँ, री। ठीक है, ये 4 हमारे मूल स्वर हैं।
अब इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। दीर्घ स्वर को दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर तो हमारा तिगुना समय तो लगता ही है। ये संगीत या किसी को पुकारने में, जैसे राम, इनका साइन क्या होता है, ये इसका साइन होता है राम। संगीत में आपने जब भी कोई पोइट्री या संगीत सुना होगा या लिखा हुआ देखा होगा तो उसमें हमारा ये साइन जरूर आता है। संस्कृत में हमारा ये आता है। संस्कृत में प्लुत स्वर इसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं, दोनों के साइन अलग अलग हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मूल स्वर की परिभाषा, मूल स्वर की परिभाषा जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वो हो गए मूल स्वर। सेकंड है दीर्घ, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं 8। ये इनसे मिलकर बनते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, इसको अपन पहले बाद में बताऊंगी मैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। जिन स्वर वर्णों को बोलने में मूल स्वर से दुगुना समय लगता है, डबल समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब ही होता है बड़ा होना। ठीक है। अ को हम थोड़े से कम समय में बोलेंगे, आ बोलेंगे तो जोर भी लगेगा और बोलने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। ई झट से बोल दिया, ई, तो वो बड़ी ई को बोलने में टाइम लगता है। ठीक है। इस तरह से अभी किससे मिलकर बनते हैं, जैसे आ किससे मिलकर बनेगा, अ प्लस अ से। बड़ी ई किससे मिलकर बनेगी, छोटी ई और छोटी ई से। बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ से। अ प्लस ई। ठीक है। 7। इसमें री भी मान सकते हैं, एक री मिलके थोड़ा सा 7 कर लो इसको, 7। ठीक है। 7 और 4 11 हो गए। ठीक है। ठीक है। प्लुत स्वर थर्ड है हमारा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति को पुकारने तथा
संगीत में प्रायः होता है। इसका साइन है जैसे ठीक है, ये प्लुत स्वर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा, अभी हमारे स्वर वर्ण कंप्लीट हो गए, अब हम व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा सेकंड है हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है तथा जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं होते वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण से मुख से हवा रुकावट के साथ मुख विवर से स्पर्श करते हुए निकलती है। मतलब हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करके निकलती है। ठीक है, ये व्यंजन वर्ण हो गए हमारे। हिंदी में व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। ठीक है, ये हमारे व्यंजन हो गए, स्वर हो गए। अब व्यंजन के प्रकार लिखेंगे हम। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श 25 होते हैं ये। स्पर्श का मतलब ही होता है टच करना। इनको बोलते समय हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करते हैं और जिन भागों को टच करते हैं उसी से इनका नाम पड़ जाता है। कंठ को करते हैं तो कंठस्थ हो जाते हैं, दांत को करते हैं तो दंत हो जाते हैं, दांत और होठ को करते हैं तो दंतोष्ठ हो जाते हैं, तालु को करते हैं तो तालु हो जाते हैं, मूर्धा यानी ऊपर वाले भाग को टच करते हैं तो मूर्धन्य हो जाते हैं। संस्कृत में भी होते हैं, हिंदी में भी होते हैं। संस्कृत में थोड़े से और ज़्यादा इनके पार्ट होते हैं, लेकिन हिंदी में हम बहुत कम पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन के तो परिभाषा ये है कि वो हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करते हुए निकलते हैं और उन्हीं पे उनका नाम पड़ जाता है। 25 होते हैं। तो जिन व्यंजनों के
उच्चारण में जीवा मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा यानी जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 25 होते हैं, 5 वर्गों में इन्हें बांटा जाता है। ठीक है, ये क से लेकर म तक होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क च ट त प। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हर व्यंजन में स्वर वर्ण जुड़ा होता है। जब तक इसमें स्वर वर्ण नहीं होगा तब तक ये पूर्ण नहीं होगा। अब पूर्ण को तोड़कर अगर हम लिखते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, क को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो क में हलंत लगेगा और साथ में अ जुड़ेगा, तो स्वर वर्ण हो गया। मतलब हर व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। अगर इसको बताना है तो इसमें हलंत लगेगा, तब तो ये व्यंजन है। अगर इसमें जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा, कोई सी भी स्वर की मात्रा, तब तक ये पूर्ण नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अगर इसमें व्यंजन नहीं, स्वर नहीं है और अगर स्वर जुड़ गया तो ये पूरा क बन जाएगा। तो अगर हमें सिर्फ व्यंजन को बताना है तो उसके नीचे हलंत जरूर लगेगा। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं हमारे, 5 वर्ग हो गए हमारे। ठीक है, क में आएगा, क वर्ग में आएगा क च ट क ख ग घ ण, ये 5 हो गए। ठीक है, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको मिला के। ठीक है, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे कि 5 वर्ग होते हैं। कौन से होते हैं? ये क च ट त प। अब क वर्ग में कौन से आते हैं? क को भी इसमें जोड़ेंगे, क ख ग घ ड़, च छ ज झ न्य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब देखेंगे आप, जब ये 5वें जो वर्ण है, 5 वर्ण है, इनको नाक से बोला जाता है। न्य ण ण न म, नाक का यूज हो रहा है, इसलिए इनको 5 को हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? नासिक्य, नाक से बोले जाने। और एक हम उसे पंचम वर्ण, ये आपके बहुत काम आएगा। पंचम वर्ण, 5 वर्णों को पंचम वर्ण बोला जाता है या नासिक्य वर्ण बोला जाता है। आगे वाले 5 को 5 वर्ग बोलते हैं या पंचम वर्ग बोलते हैं। इस तरह से हमारे ये 25 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, इनको भी जोड़ेंगे साथ में। ठीक है, आप क्या आ सकता है, कितने वर्ग होते हैं? 5 होते हैं। कितने नासिक्य वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। नासिक्य वर्ण क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि ये नाक से बोले जाते हैं। पंचम वर्ण क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि लास्ट के 5वें वर्ण होते हैं। हर वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण होता है। ठीक है, इस तरह से हमारी 25 की काउंटिंग हो जाती है।